नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हर्षित कुमार सोनी है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना में जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति की अवधारणा। तो इस पर को हम समझेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि इस विषय में हम आज क्या क्या टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। संक्षिप्त में समझेंगे, सिर्फ उतना ही परिचय जितना हमारा रेप्लिकेशन से संबंधित है। इसके बाद हम समझेंगे डीएनए द्विगुणन की जो अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वो क्या है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम और प्रोटीन डीएनए के रेप्लिकेशन में हमें काम आने वाले हैं, और फिर हम डिटेल में समझेंगे कि मैकेनिज्म क्या है डीएनए के रेप्लिकेशन की। और ये जो मैकेनिज्म है इसके हम तीनों हिस्से इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, इन तीनों को समझेंगे। और इस जो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन है, जो पूरा लेक्चर है, इसको पढ़ने के बाद जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अंत में समझ पाएंगे कि डीएनए के रेप्लिकेशन के बेसिक्स क्या क्या है और डिटेल मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन की क्या है, साथ ही कौन कौन से प्रोटीन हैं, उनके क्या रोल हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हमें काम आते हैं। और साथ ही बच्चे ये भी बता पाएंगे कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, उनका संश्लेषण कैसे अलग अलग होता है और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन की। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये आपने देख सकते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और इसको बोला जाता है द्विकुंडलित संरचना। तो यहाँ दो कुंडलियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये जो दोनों कुंडलियाँ हैं ये प्रति समानांतर हैं, एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक कुंडली 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की ओर जाती है तो दूसरी कुंडली 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा की ओर जाती है। और ये जो डीएनए है ये एक पॉलीमर है, बहुलक है, और इसके जो मोनोमर हैं वो होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड या डीएनटीपीज। तो ये डीएनटीपीज में क्या क्या होता है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनटीपीज का, और इसमें हमारा ट्राइफॉस्फेट ग्रुप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है। और जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है इसके दो हिस्से होते हैं, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और प्यूरिन या पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षार। तो यहाँ आपने एक शब्द सुना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे वहाँ भी नंबरिंग है 1 2 3 4 5, और यहाँ हम अगर कार्बन को नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और कभी बोलेंगे 2 डीऑक्सी, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो 2 डीऑक्सी है वो शर्करा का है या पिरिमिडिन का है। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए यहाँ नंबरों के ऊपर हमने प्राइमिंग की है, ये स्टैंडर्ड है। तो ये शर्करा 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार हैं। तो नाइट्रोजन क्षार जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। प्यूरिन जो आप देख सकते हैं डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके अंतर्गत आता है एडेनिन और ग्वानिन जिसे ए और जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए अगर होगा तो उसमें यूरासिल। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में सिर्फ साइटोसिन और यूरासिल होते हैं। तो पॉलीमराइजेशन की जो प्रक्रिया है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे, तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, तो ये देखिए, ये एक हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। तो इसके 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के बीच में रिएक्शन होगी, और यहाँ पॉलीमराइजेशन होने के बाद एक बॉन्ड का निर्माण होगा। इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड का मतलब है जब भी एक अम्ल और एल्कोहल की रिएक्शन होती है तो ईस्टर बंध बनता है। तो यहाँ पर ये फास्फोरिक अम्ल और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला एल्कोहल है जिसकी रिएक्शन होती है और जिसकी वजह से डाई ईस्टर बॉन्ड बनता है। चूंकि अम्ल फॉस्फो है और 2 ईस्टर बॉन्ड है यहाँ पर, इसलिए डाई ईस्टर फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड का यहाँ निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही पायरोफॉस्फेट यहाँ रिलीज होता है। तो अब आप देखिए, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब जुड़ते जाते हैं, और जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला वाला हमारा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 प्राइम सिरा खुला रहता है
और लास्ट वाले का 3 प्राइम सिरा खुला रहता है, और ये मिलकर इस स्ट्रैंड को 5 प्राइम 3 प्राइम की पोलैरिटी या ध्रुवता प्रदान करते हैं। तो जो हमने शुरू में स्ट्रैंड देखे थे 5 प्राइम 3 प्राइम, उसका मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम का है और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम का है, और वो दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। तो पूरक कैसे बनाते हैं कि एक स्ट्रैंड का जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हमेशा साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाएगा, और इसी के साथ जो थाइमिन है वो एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो हमेशा एक स्ट्रैंड का थाइमिन दूसरे स्ट्रैंड के एडेनिन से मिलेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है कि उसमें नाइट्रोजन क्षारों का सीक्वेंस क्या है ATGC, तो हम दूसरे का भी सीक्वेंस उसी हिसाब से A के सामने T लगेगा, G के सामने C लगेगा, उससे हम समझ सकते हैं, इसलिए वो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहलाते हैं। तो अब आती है रेप्लिकेशन की बेसिक जो मैकेनिज्म है। तो जब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन की डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, तभी उनसे भी पूछा गया था कि ये डीएनए आपने स्ट्रक्चर जो बताया है रेप्लिकेट कैसे करेगा। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दी, एक हाइपोथेसिस दी कि डीएनए इस प्रकार सेमी कंजर्वेटिव मेथड में रेप्लिकेट करेगा कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड आगे जाके अलग होते हैं, और जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं और ये स्ट्रैंड अब सांचे की तरह या टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, और इनके ऊपर नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होगा। तो आधा स्ट्रैंड पुराना होगा, आधा नया होगा, अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव होगा। पर वाटसन क्रिक ने इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया था सबसे पहले वो दिया था मेसलसन एंड स्टॉल ने। 1958 में इसको एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको इन्होंने हेवी नाइट्रोजन N15 नाइट्रोजन के मीडियम में ग्रो किया। इस ग्रो करने में क्या हुआ, उसका जो पूरा डीएनए है वो हेवी डीएनए हो गया, उसमें पूरे में हेवी नाइट्रोजन आ गया। अब इस बैक्टीरिया को इन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन N14 नाइट्रोजन के मीडिया में ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद हर जनरेशन के बाद इन्होंने उस डीएनए का वेट देखा, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उसका वेट देखा। तो उन्होंने देखा हर जनरेशन के बाद जो हेवी डीएनए है उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता है। फर्स्ट जनरेशन में 100% हेवी है, सेकंड जनरेशन में 50-50 हो गया, 50 हेवी 50 लाइट, उसके बाद हेवी 25। तो हर जनरेशन के बाद हेवी का जो परसेंटेज है वो हाफ हो गया। ये प्रदर्शित करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। तो अब हम समझते हैं इनमें कौन कौन से प्रोटीन और एंजाइम, अब हम डिटेल में, ये इसका बेसिक हो गया। अब हम समझेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म समझने के लिए कौन कौन से एंजाइम या प्रोटीन इसमें काम आते हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा है इसमें प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा है एक्सोन्यूक्लियस, चौथा है लाइगेज, पांचवा टोपोआइसोमरेज, 6 हेलिकेज, और 7वां है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो चूंकि हम अभी जो डीएनए रेप्लिकेशन को समझ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, और प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो है एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई। तो हम ये सारे जो एंजाइम और प्रोटीन हैं ये हम ई कोलाई के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, ये डीएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है, पॉलीमराइजेशन को, इसलिए इसका नाम है पॉलीमरेज, और डीएनए का पॉलीमरेज करता है। और इस काम के लिए इसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको सबसे पहले चाहिए एक डीएनए टेम्पलेट, क्योंकि अगर कोई भी सांचा नहीं होगा तो उस पर हम दूसरी मूर्ति कैसे बनाएंगे। तो ये जो डीएनए टेम्पलेट है सांचे की तरह काम करेगी और इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। इसके अलावा इसको प्राइमर की आवश्यकता होती है। प्राइमर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये रिएक्शन शुरू नहीं कर सकता, ये 2 न्यूक्लियोटाइड को नहीं जोड़ सकता, इसको एक स्ट्रैंड चाहिए, उस स्ट्रैंड में नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। तो इसको पहले से एक बना हुआ स्ट्रैंड चाहिए, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं प्राइमर, और ये प्राइमर आमतौर पर आरएनए का बना होता है, तो इसको ज़रूरत पड़ती है। और अगला जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, तो 4 डीएनटीपीस की ज़रूरत पड़ती है, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी, प्लस मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन यहाँ पर इस एंजाइम का कोफैक्टर है। अगर हम मैग्नीशियम आयन का उपयोग नहीं करेंगे
तो ये रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए मैग्नीशियम आयन की बहुत ज़रूरत डीएनए रेप्लिकेशन में पड़ती है। तो डीएनए पॉलीमरेज करता क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो एक खंड है जो बढ़ रहा है, तो आपको बताएगा 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका दिखा रहेगा। तो अगला जो डीएनटीपी आ रहा है उसके 5' फॉस्फेट के साथ ये रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन के द्वारा आपको बताया था फॉस्फोडाइस्टर बंध बनेगा। ये फॉस्फोडाइस्टर बंध के साथ साथ पायरोफॉस्फेट निकलेगा। और डीएनए पॉलीमरेज की एक और एक्टिविटी है जिसको बोला जाता है फॉस्फोलाइएज। तो ये जो डीएनए का फॉस्फोलाइएज है, इस पायरोफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जो है जल अपघटित करता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा इस फॉस्फोडाइस्टर बंध के निर्माण में काम आती है। और ये अगर हम इसी को एनिमेशन के रूप में देखें तो ये हमारा रेस्ट ऑफ द डीएनए, अगर डीएनए का पूरा स्ट्रैंड है, ये आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अगला हमारा डाइऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आया और इसके बीच में रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होके ये पॉलीमराइज हो गए, और यहाँ पर हमारा फॉस्फोडाइस्टर बंध का निर्माण हुआ और पायरोफॉस्फेट यहाँ निकला। ये पायरोफॉस्फेट आगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जल अपघटित हो जाएगा। तो ये बेसिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें डीएनए कैसे आगे बढ़ा। तो ये 5' था और इससे 3' की दिशा में बढ़ा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं, इस प्रकार की संश्लेषण की प्रक्रिया को 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अलावा डीएनए पॉलीमरेज में 2 और एक्टिविटी होती है। वो होती है 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का अर्थ है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना, तो ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता भी है। एक्सो का मतलब है कि ये सिरे से तोड़ता है। एंडोन्यूक्लियस बीच में से तोड़ता है। ये आप समझ लीजिए कि मोतियों की माला है और आपको उसे तोड़ना है, तो आप 2 तरह से तोड़ सकते हैं। उसको बीच में से तोड़ देंगे तो मोती नीचे से, तो ये कहलाता है एंडोन्यूक्लियस। और अगर हम सिरे से एक एक मोती निकालेंगे तो वो कहलाएगा आपका एक्सोन्यूक्लियस। तो चूंकि 2 है, तो अगर ये 5' से 3' की दिशा में तोड़ता है तो इसको कहते हैं 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस, और अगर 3' से 5' दिशा में तोड़ता है तो 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? कि ये जो 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ये प्रूफ रीडिंग के काम आती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि डीएनए पॉलीमरेज ने अपना न्यूक्लियोटाइड एक लगाया पॉलीमरेज एक्टिविटी में, इसके बाद वो चेक करता है कि ये जो मैंने न्यूक्लियोटाइड लगाया ये सही लगा है या नहीं लगा है। अगर ये सही नहीं लगा है तो डीएनए पॉलीमरेज फिर से आके उसको निकालता है और सही वाले न्यूक्लियोटाइड को लगाएगा। ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बहुत काम आती है, क्योंकि डीएनए में गलतियां जो हैं वो सहन नहीं हो सकती। डीएनए में अगर गलती हुई तो म्यूटेशन हो जाएगा, और म्यूटेशन होने की वजह से ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। आपने म्यूटेशन के बारे में और उसकी बीमारियों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी देती है। अब हम ये जो 2 स्ट्रैंड हैं हमारे डीएनए के, अभी हमने कुंडलित ना करके इन दोनों को सिंपल एक फॉर्म में रखा है। तो इन दोनों स्ट्रैंड को क्या क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे इसको हम समझें। तो 2 स्ट्रैंड हैं, ये दोनों पहली इसमें अलग अलग होंगे। तो एक स्ट्रैंड हमारा 5' 3' है, दूसरा स्ट्रैंड हमारा 3' 5' है। अब जो 3' 5' वाला स्ट्रैंड है उस पे डीएनए का संश्लेषण 5' 3' होगा। हमने देखा था कि जो भी हमारी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी हो रही थी वो हमेशा 5' से 3' की दिशा में हो रही थी। तो डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5' से 3' दिशा में ही संश्लेषण कर सकता है। तो उसकी वजह से ये जो संश्लेषण इस स्ट्रैंड पर होगा ये लगातार होगा, कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस होगा इसलिए ये इसकी तुलना में तेज होगा, और ये स्ट्रैंड आगे रहेगा बनने में, इसलिए इस स्ट्रैंड को, आगे बढ़ने वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीड कर रहा है। अगला जो स्ट्रैंड है हमारा 5' 3'। अब इसमें जो हमारा स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, चूंकि इस दिशा में डीएनए पॉलीमरेज बढ़ रहा था इस वाले के लिए, तो यहाँ भी इसी दिशा में बढ़ेगा, तो ये विपरीत दिशा में संश्लेषण होगा। और विपरीत दिशा में संश्लेषण होने के कारण संश्लेषण यहाँ लगातार हो रहा था, यहाँ लगातार नहीं हो सकता, टुकड़ों में होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होने के कारण धीरे होगा। और इन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, और इसलिए ये संश्लेषण धीमा होगा, और ये वाला जो स्ट्रैंड है ये पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा। पिछड़े को अंग्रेजी में कहते हैं लैगिंग, तो ये स्ट्रैंड कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड,
ये कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। हमने समझा डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जैसा आपको बताया प्रोकैरियोट में हम ई कोलाई में स्टडी करते हैं। ई कोलाई में 3 मुख्य डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। और ये जो तीनों नाम दिए गए हैं ये इनकी खोज के क्रम में दिए गए हैं कि जो सबसे पहले जिसकी खोज हुई वो पॉलीमरेज 1 है, जिसकी खोज बाद में हुई 2 है, उस सबसे आखिरी में हुई वो पॉलीमरेज 3 है। और इनका इनके कामों से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। ये सबसे पहले खोजा गया था और इसको खोजा था कोरेनबर्ग ने, इसलिए इसको कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। और इसमें तीनों प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है, 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जब इस प्रोटीन को, इस एंजाइम को हम माइल्ड प्रोटीएज के साथ ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक छोटा टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा। तो ये जो छोटे और बड़े टुकड़े हैं, इनमें से जो बड़ा टुकड़ा है उसको सबसे पहले कैरेक्टराइज किया था क्लीनोव साहब ने, तो इसलिए इसको क्लीनोव खंड भी कहते हैं। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसका सबसे मेन काम है, चूंकि इसमें 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और आपको बताया था डीएनए को बनाने के लिए हमें आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। तो आरएनए प्राइमर को फिर बाद में हटाना पड़ेगा क्योंकि डीएनए है। तो उस आरएनए प्राइमर को हटाने में ये डीएनए पॉलीमरेज 1 काम आता है कि आरएनए प्राइमर को हटा के वहाँ पर डीएनए जोड़ देता है। इसके अलावा जब डीएनए का रिपेयर होता है, अगर डीएनए में कोई त्रुटि आ गई या कोई डैमेज हो गया, तो जो रिपेयर सिस्टम है उस रिपेयर में जब गैप फिल किया जाता है तो वहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज 1 काम आता है। और ये एकमात्र एंजाइम है एनिमल किंगडम का जिसमें 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, और किसी भी एंजाइम में 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। अगला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 2। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बनता है, इसका एमआर वैल्यू लगभग 1,20,000 डाल्टन है और इसमें 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, लेकिन इसमें जैसे आपको बताया 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसमें नहीं होगी। और इसके बारे में माना जाता है कि मेन रोल इसका डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं होता, एरर प्रोन रिपेयर में होता है। और इसका मुख्य काम अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ऐसा म्यूटेंट जिसमें ये एंजाइम डिफेक्टिव हो या काम करना बंद कर दे, वो म्यूटेंट नॉर्मल सर्वाइव करता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 वाला अगर हम डीएक्टिवेट हो जाता है तो वो लीथल होता है, वो बैक्टीरिया मर जाता है। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये मुख्य एंजाइम है, सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यही है, और ये एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम का मतलब है जब ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलती है, परफॉर्म करती है, तब वो एंजाइम होलो एंजाइम कहलाता है। तो इसकी जो सबसे छोटी एक्टिव सब यूनिट है वो कहलाती है कोर एंजाइम। इसमें भी 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। कि जो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन की रेट है, पॉलीमरेज 1 की एडिशन की रेट जो है लगभग 600 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट है, जो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पूरा रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। इसकी रेप्लिकेशन की दर 30,000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट है, 30,000 न्यूक्लियोटाइड एक बार में जोड़ता है। तो यही मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है और ये लगभग 10 सब यूनिट से बना होता है। तो हम डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो है वो स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ क्या होता है, तो सबसे पहले अल्फा, ईटा और थीटा, ये तीनों मिलकर कोर एंजाइम का निर्माण करते हैं, और ये कोर यूनिट है। और 2 कोर यूनिट जो हैं वो आपस में 2 टाउ सब यूनिट के द्वारा जुड़ जाती हैं, और इस पर अल्फा सब यूनिट पर बीटा सब यूनिट आकर जुड़ती है। बीटा सब यूनिट क्या है, ये एक स्लाइडिंग क्लैंप बनाती है और टेम्पलेट पर जो डीएनए टेम्पलेट और प्राइमर का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ये जाकर लोड होती है। और लोड ये कैसे होती है, तो डेल्टा, डेल्टा प्राइम, साई और चाई ये मिलकर गामा के साथ एकत्रित होकर ये गामा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और ये जो गामा कॉम्प्लेक्स है ये इस बीटा सब यूनिट को डीएनए टेम्पलेट पर लोड करने और अनलोड करने का काम करता है। बीटा सब यूनिट जो है वो एक स्लाइडिंग क्लैंप की तरह काम करती है। स्लाइडिंग क्लैंप का मतलब होता है, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि हीरो को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है और बीच में एक तार लग रहा है,
तो वो क्या करता है, अपना बेल्ट निकालता है, उस बेल्ट को ऐसे तार के ऊपर डालकर ऐसे फिसलता हुआ चला जाता है। तो ये जो फिसलता हुआ जो उसने बेल्ट से बनाया वो है स्लाइडिंग क्लैंप। तो वैसा ही स्लाइडिंग क्लैंप ये बीटा सब यूनिट वहाँ बनाती है, ताकि ये डीएनए टेम्पलेट में एक स्ट्रैंड से दूसरे, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड जा सके। यहाँ पर 2 बीटा सब यूनिट हैं, तो ये डीएनए जो कॉम्प्लेक्स बना है पॉलीमरेज 3 का, ये एक ही कॉम्प्लेक्स दोनों स्ट्रैंड के लिए काम आता है। और अब आपने देखा था कि जब हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना था तो दोनों जो हमारी यूनिट थी, जो दोनों कुंडलियां थी, उनको अलग होना था। तो हेलिक्स है, उसको अलग करना है। तो उस हेलिक्स को अलग करने वाला जो एंजाइम है वो कहलाता है हेलिकेज एंजाइम। तो इस हेलिकेज एंजाइम को हम डीएनए अनवाइंडिंग, डीएनए को खोलने वाला एंजाइम अनवाइंडिंग एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि सरल शब्दों में क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में परिवर्तित करता है। और कैसे करता है कि जो 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड, जो हमारे नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड बन रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी के बीच में, ए और टी के बीच में, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ देता है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। हेलिकेज जो ई कोलाई में है, मेन हेलिकेज, उसको डीएनए बी प्रोटीन कहा जाता है। और ये ई कोलाई का मेन हेलिकेज है। इसकी 6 सब यूनिट हैं, जैसे आप देख रहे हैं एक साइकिल के स्पोक की तरह, साइकिल के जो पहिए में स्पोक लगे होते हैं उस तरह से ये 6 सब यूनिट इसकी होती हैं। और ये सारी जो सब यूनिट हैं ये एक स्ट्रैंड के साथ मिलकर क्लैंप बना लेती हैं। डीएनए सी को टेम्पलेट पर डालने और निकालने के लिए एक और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं डीएनए सी प्रोटीन। डीएनए सी प्रोटीन जो है वो आप ये समझ लीजिए जैसे शादी में लड़की जब स्टेज पे जा रही होती है तो खुद से नहीं जाती, उसके साथ जो 2-3 और साथ में चल रही होती है एस्कॉर्ट, जो उसको लेके जा रही हैं, वही काम डीएनए सी का है। ये डीएनए बी को लेके जाता है और स्ट्रैंड पर लोड करता है। इसके बाद आता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने दोनों स्ट्रैंड अलग किए हेलिकेज के द्वारा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, पर ये दोनों स्ट्रैंड फिर से जुड़कर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं और इसलिए इनको हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग या अस्थिरीकरण प्रोटीन कहते हैं। ये हेलिक्स को डीस्टेबलाइज करते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का फिर से अनीलिंग को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड से जाकर जुड़ जाते हैं और एक प्रोटीन लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड को कवर करता है। इसके बाद जो अगला प्रोटीन आता है वो आता है प्राइमेज। तो आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन को शुरू नहीं कर सकता, वो एक स्ट्रैंड में आगे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है पर वो स्ट्रैंड को शुरू नहीं कर सकता। तो उस स्ट्रैंड को शुरू करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है प्राइमेज। तो डीएनए में पॉलीमरेज को प्राइमर नाम के पहले से बने हुए स्ट्रैंड की आवश्यकता होती है और ये प्राइमर जो है ये आरएनए का स्ट्रैंड होता है, लगभग 1 से 60 न्यूक्लियोटाइड का होता है। और प्रोकैरियोट में इसकी नॉर्मल जो लेंथ है वो 2 से 5 न्यूक्लियोटाइड होता है, यूकैरियोट में 5 से 8 न्यूक्लियोटाइड होता है। तो हमने देखे थे 2 स्ट्रैंड थे, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। दोनों के लिए अलग अलग हमें प्राइमर सिंथेसिस के लिए 2 अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड के लिए प्राइमर का संश्लेषण करता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही प्राइमर चाहिए। लगातार स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है इसलिए वहाँ एक ही चाहिए, तो वहाँ आरएनए पॉलीमरेज करता है। प्राइमेज जो अगला एंजाइम है वो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए करता है। दोनों एंजाइम में अंतर क्या है, दोनों एंजाइम में एकमात्र अंतर है कि जो एंटीबायोटिक है रिफामाइसिन उसके प्रति संवेदनशीलता। तो प्राइमेज जो है उसमें रिफामाइसिन का कोई असर नहीं होता है, आरएनए पॉलीमरेज में उसका असर होता है। तो अगर हम उस कल्चर मीडियम में जिसमें ई कोलाई ग्रो कर रहा है उसमें अगर हम रिफामाइसिन डाल दें तो प्राइमेज काम करता रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आती है वो है सुपर कॉइलिंग की। आपने देखा डीएनए डबल स्ट्रैंड घुमा हुआ है, जब ये अलग होता है बीच में से इसके 2 कॉइल्स अलग अलग होती हैं, तो दोनों कॉइल्स अलग होने की वजह से जो दोनों साइड की तरफ है वहाँ पर इसमें असर आने लगता है। तो नॉर्मली डीएनए की जो टर्न है, एक टर्न में आमतौर पे लगभग 10 बेस पर टर्न होते हैं। तो ये वाली अवस्था उसकी कहलाती है रिलैक्स अवस्था। यहाँ पर डीएनए रिलैक्स अवस्था में है। लेकिन अगर जब ये खुलता है
तो ये खुल गया है, तो वहाँ पर एक टर्न में 10 से ज़्यादा बेस हो गए। उस कंडीशन को बोला जाता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और जो उसके आसपास की जो टर्न है वो छोटे हो जाएंगे। आपने टेलीफोन वायर को, अगर पुराना वाला टेलीफोन वायर या जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर है जिसको अगर हम गूंथ दें और बीच में से खोलेंगे तो साइड में जो स्ट्रेन पड़ता है उसको कहते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, जहाँ पर 10 बेस से कम हो जाते हैं पर टर्न में। तो उसको दूर करने के लिए, क्योंकि अगर ये बना रहेगा तो अब डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना बंद कर देगा, हेलिकेज भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम आते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1, टोपोआइसोमरेज 2। और ये टोपोआइसोमरेज क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड कट लगाता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करता है, और इसके लिए इसको एटीपी की आवश्यकता होती है, इसको एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो टोपोआइसोमरेज 2 है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड दोनों स्ट्रैंड को काटता है, और इसके लिए इसको एटीपी की जरूरत पड़ती है। ई कोलाई का जो टोपोआइसोमरेज 2 है उसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से डीएनए गायरेज ही काम करता है। इसके बाद एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आपको बताया था, डीएनए पॉलीमरेज में जो है दोनों 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो सिरे पर काम करते हैं, एक्टिविटी होती है। और इनका काम क्या होता है, जो 3 प्राइम 5 प्राइम आपको समझा दिया था, ये प्रूफ रीडिंग का गुण है। और जो 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो आरएनए प्राइमर को निकालने का काम करती है, क्योंकि हमने प्राइमर बनाए थे आरएनए के, अब उनको हटाना पड़ेगा क्योंकि डीएनए में आरएनए नहीं हो सकता, तो उनको हटा के 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा उसको हटा के वहीं पर हम ये डीएनए को जोड़ देते हैं। बाद जो फाइनल हमारा एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज। तो जब डीएनए प्राइमर को हटाता है, जब डीएनए पॉलीमरेज उस आरएनए प्राइमर को हटाता है, तो जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड बचते हैं, तो इस स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड और इस स्ट्रैंड का आखिरी न्यूक्लियोटाइड, उसके बीच में बॉन्ड डीएनए पॉलीमरेज नहीं बना सकता, उसको सिर्फ डीएनए लाइगेज बना सकता है। तो जो आखिरी निक रह जाता है उस निक को बनाने, सील करने का काम डीएनए लाइगेज करता है। और इस काम के लिए बैक्टीरिया में इसको एनएडी की जरूरत पड़ती है एनर्जी सोर्स के रूप में, और यूकैरियोट में एटीपी की जरूरत पड़ती है। और अब देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, ई कोलाई में मुख्य प्रतिकृति एंजाइम कौन सा है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है ई कोलाई में वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3, दूसरा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 2, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज 1 और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। तो आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, आप 5 सेकंड में सोचिए कौन सा है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे सही वाला आंसर कौन सा है। तो हम क्लिक करते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 ई कोलाई का मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। अभी हमने सारे डीएनए एंजाइम समझे, अब हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जो डिटेल प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इसकी स्टडी हमने ई कोलाई में की, आपको बताया मॉडल ऑर्गेनिज्म ई कोलाई है। 3 चरण इसके होते हैं। पहला चरण जो है वो कहलाता है इनिशिएशन या प्रारंभ, दूसरा चरण है वो कहलाता है एलोंगेशन, और तीसरा चरण है वो कहलाता है टर्मिनेशन या समापन। तो आइए समझें सबसे पहले इनिशिएशन, डीएनए के रेप्लिकेशन की शुरुआत कैसे होती है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन पूरे क्रोमोसोम में हर कहीं शुरू नहीं होता, वो एक विशेष स्थान से शुरू होता है, और उस स्थान को बोला जाता है ओरी सी साइट। ये जो ओरी है इसका शब्द का फुल फॉर्म है ओरिजिन, और सी जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम को। तो जहाँ से क्रोमोसोम में डीएनए रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है उस साइट को ओरी सी साइट कहते हैं, और ये लगभग 245 बेस पेयर की होती है। और ये जो ई कोलाई, ये जो ओरी सी साइट है, इसमें 2 विशेष क्षेत्र होते हैं। इसमें जो पहला क्षेत्र होता है वो होता है 9 बेस पेयर का एक रिपीट क्षेत्र होता है, जो 4 बार रिपीट हो रहा है सेम सीक्वेंस, और अगला 13 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। और ये जो 13 बेस पेयर वाला जो रीजन है, इसकी खास बात ये है कि ये एटी रिच रीजन है। एटी रिच रीजन का क्या फ़ायदा है, ए और टी के बीच में चूंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थे तो उनको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है।
तो यहाँ पर ये तोड़ना इसको आसान होता है। तो जहाँ भी हमें तोड़ने की शुरुआत करनी है वहाँ हमेशा AT रिच रीजन आएगा। तो ये जो 9 बेस पेयर का जो रिपीट है इसको हम 9 मर्स कहते हैं, और जो 13 बेस पेयर का है इसको 13 मर्स कहते हैं। और ये इस तरह से होते हैं, 13 मर होगा और राइट साइड में 9 मर्स होगा। तो अब रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी? तो सबसे पहले एक प्रोटीन आता है, यहाँ पर आपको A, B, C ये 3 याद रखना, ये सीक्वेंस में प्रोटीन आएंगे। सबसे पहले आता है DNA A। DNA A प्रोटीन आता है और ये ओरी C साइड से जुड़ता है, और ओरी C साइड से जुड़कर उसको एक कर्वेचर एक स्ट्रक्चर देता है। तो इसके लगभग 10 से 20 मोनोमर आके 150 बेस पेयर के DNA से जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर ये इस प्रकार से आएंगे, यहाँ 15-20 मोनोमर, और ये ओरी C साइड से जुड़ गए और इसमें एक कर्वेचर ले आए। इस कर्वेचर के आने की वजह से ये जो 13 बेस पेयर वाली एरिया है जहाँ AT रिच रीजन था ये इसके पास आ गया, और अब ATP की मदद से इस बॉन्ड को, जो A और T के बीच में जो डबल बॉन्ड थे उनको यहाँ पर मेल्ट कर दिया जाएगा, और मेल्ट करने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड यहाँ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं इस एरिया को कहते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये अब ओपन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा, DNA B जो हमारा मेन हेलिकेज है वो आएगा DNA C के साथ। ठीक है, तो DNA C के साथ आया और ये एक स्ट्रैंड से जुड़ जाएगा, अलग स्ट्रैंड से, ये यहाँ लोड हो जाएगा ATP की मदद से, और इसको कहते हैं प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ अभी प्राइमिंग शुरू नहीं हुई है, ये प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया है। DNA B आपको बताया हेलिकेज यहाँ पर DNA B कहलाता है, 6 सब यूनिट का बना होता है, और जैसे ही ये स्ट्रैंड अलग होता है ओपन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और DNA B उस पर जाकर अपना एक क्लैंप का निर्माण कर लेता है। उसके लिए उसको DNA C और ATP की ज़रूरत होती है, और DNA C का सिर्फ एक काम है एस्कॉर्ट करना, जो आपको बताया था जो सहेलियों का काम होता है दुल्हन को स्टेज तक ले जाने का, वही काम DNA C का होता है, DNA B को स्टैंड तक लेके जाने का। तो DNA B किससे जुड़ता है? DNA B हमेशा उस स्टैंड से जुड़ेगा जो 5 प्राइम 3 प्राइम वाला स्टैंड है, वो हमारा लैगिंग स्टैंड है, ये वहाँ पर जाकर जुड़ता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शनलिटी 5 प्राइम 3 प्राइम होती है, और जहाँ जहाँ इसको डबल स्टैंड दिखता है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर उसको सिंगल स्टैंड में बदल देता है। सिंगल स्टैंड बन गए, जैसे ही सिंगल स्टैंड बने वो फिर से जुड़ सकते हैं, तो फिर से जुड़ने से रोकने के लिए उनमें सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर जुड़ेगा। एक और बात जो आपको बताया, जो लीडिंग स्टैंड था उसमें लगातार संश्लेषण होता है, एक ही प्राइमर चाहिए तो RNA पॉलीमरेज आएगा और वहाँ पर संश्लेषण कर देगा। लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे टुकड़ों में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट में सिंथेसिस होगा, तो वहाँ पर अलग अलग प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, तो प्राइमेज आता है, ढेर सारे हमें प्राइमर चाहिए, तो वहाँ प्राइमेज आकर क्या करता है, हेलिकेज से जुड़ जाता है। तो प्राइमर और हेलिकेज का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। तो ये अलग अलग संश्लेषण को, प्राइमर्स को, तो ढेर सारे प्राइमर का प्राइमेज जो है सिंथेसिस करता जाता है, और जब पूरे प्राइमर सिंथेसिस हो जाते हैं तो प्राइमेज जो है वो टेम्पलेट से अलग हो जाता है। इनिशिएशन हो गया हमारा, ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया, प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, उसमें आपका हेलिकेज जुड़ गया, प्राइमर्स के निर्माण हो गए हैं। अब ये जो प्राइमर है इनका एलोंगेशन होगा, तो RNA प्राइमर का संश्लेषण किया जा चुका है, DNA 3 पॉलीमरेज जो 3 है उसके होलो एंजाइम के द्वारा इस DNA का हम एक्सटेंशन करते जाते हैं, बढ़ता जाता है। तो जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है वहाँ तो लगातार संश्लेषण होता है, क्योंकि वो 5 प्राइम 3 प्राइम की दिशा में ही संश्लेषण हो रहा है, और अंत में जब टेम्पलेट ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से DNA पॉलीमरेज हट जाता है। अब लैगिंग स्ट्रैंड को आपको बताया कि लैगिंग स्ट्रैंड में उल्टा चलना पड़ेगा। अब वो उल्टा कैसे चलेगा, तो उल्टा चलने का मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 3 प्राइम 5 जो स्ट्रैंड है ये एक डी लूप का निर्माण करता है। तो जब ये डी लूप बना लेता है तो ये अपने आप को लीडिंग स्ट्रैंड की तरह ओरिएंटेशन में ले आता है 3 प्राइम 5 प्राइम की ओरिएंटेशन में, ताकि यहाँ पर 5 प्राइम 3 प्राइम का DNA स्ट्रैंड बन सके। तो जब 5 प्राइम 3 प्राइम का स्ट्रैंड यहाँ बनेगा, इसके बाद DNA पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, डी लूप आगे बढ़ेगा, और इसी प्रकार यहाँ पर ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता रहेगा, और दोनों प्रति समानांतर स्ट्रैंड में संश्लेषण हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे ये प्रतिकृति आगे बढ़ती है, जो अनरेप्लिकेटेड एरिया है वहाँ पर सुपर कॉइलिंग जनरेट होती है, उस सुपर कॉइलिंग को जो है DNA गायरेज
या टोपोआइसोमरेज 2 के द्वारा हटाया जाता है और इस प्रकार डीएनए जो है आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कैसे होगा? तो नॉर्मली तो क्या होता है कि जो डीएनए हमने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है और उससे 2 स्ट्रैंड बाहर निकल रहे हैं, एक स्ट्रैंड अंदर जा रहा है, 2 स्ट्रैंड बाहर निकल रहे हैं, तो ये एक्चुअली ऐसा दिखता है जैसे कांटा है, जो हम खाने का कांटा रहता है। तो इसलिए इस वाले एरिया को बोला जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जब 2 फॉर्क आपस में मिल जाते हैं, 2 अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, तो प्रतिकृति रुक जाएगी। इधर से एक आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, दोनों मिल गए तो रुक गई। लेकिन ई कोलाई में जो टर्मिनेशन है उसको रोकने के लिए एक विशेष प्रकार के रीजन होते हैं जिनको टर्मिनस साइट कहा जाता है या टर साइट, शॉर्ट में इनको टर्मिनस या टर साइट या टर सीक्वेंस बोला जाता है। ई कोलाई में लगभग 10 जो है क्लोजली रिलेटेड टर साइट्स होती हैं और ये टर साइट जो है वो इन्वर्स रिपीट होती है। इन्वर्स रिपीट का मतलब है कि जब आप 5 प्राइम से 3 प्राइम इस वाले स्ट्रैंड में पढ़ेंगे और दूसरे वाले में भी 5 प्राइम 3 प्राइम पढ़ेंगे तो दोनों सीक्वेंस एक जैसी होंगी, मतलब उल्टा और सीधा एक जैसा नाम होगा, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स रिपीट। तो ये लगभग 23 बेस पेयर की होती है। इसके अलावा एक प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है टस प्रोटीन, TUS। इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। हिंदी में हम इसे टर्मिनस उपयोग पदार्थ भी बोल देते हैं, पर मेन है टस। तो ये क्या करता है, टस प्रोटीन टर साइट से जाकर जुड़ जाता है। अब टर साइट पे टस प्रोटीन जुड़ा है और टस प्रोटीन क्या करता है, ये हेलिकेज को रोक देता है, ये एंटी हेलिकेज की तरह काम करता है। तो हेलिकेज प्रोटीन का रेप्लिकेशन, जो हेलिकेज का काम था, इसने उसको रोक दिया। जब वो काम रुक गया तो अनवाइंडिंग रुक गई। जैसे ही अनवाइंडिंग रुक गई, हमारा रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ने से रुक गया। रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ने से रुक गया, अब रेप्लिकेशन ख़त्म हो गया। तब जब रेप्लिकेशन रुक गया तो हेलिकेज और पॉलीमरेज जो है वो यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ डीएनए रेप्लिकेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट थी, जो हम समझना चाह रहे थे, पूरी मैकेनिज्म, वो यहाँ पर समाप्त होती है। फाइनल क्वेश्चन एक कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो प्रश्न है कि डीएनए का संश्लेषण किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए है 3 प्राइम 5 प्राइम दिशा, ऑप्शन बी है 3 प्राइम 3 प्राइम दिशा, ऑप्शन सी है 5 प्राइम 3 प्राइम दिशा, ऑप्शन डी है 5 प्राइम 5 प्राइम दिशा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, सोचिए। अगर आपने ठीक से इसको सुना है तो आप बिल्कुल बता पाएंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 5 प्राइम 3 प्राइम की दिशा में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इसको ध्यान से सुना। और अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो ये जो 2 किताबें हैं इसमें आप और डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। एक है नेल्सन कॉक्स की लेनिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दूसरी है बर्ग एंड स्टायर की बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें आपको और जानकारियाँ डीएनए रेप्लिकेशन के संदर्भ में मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।